इसमें क्या बेटा, जब हुमायूं को जब स्कैप हुआ था, जब वो भागा था, तो वो इधर उधर आश्रय लेने के लिए भटक रहा था, तब उसको एक हिंदू परिवार ने उसको आश्रय दिया था, उसको शेल्टर प्रदान किया था, ठीक है। तो बिकॉज देयर फॉर द दियर कल्चर वॉज रिफ्लेक्टेड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अकबर, अकबर के पालन पोषण पर उसका प्रभाव था, क्योंकि अकबर का जो पालन पोषण था इसलिए उसका प्रभाव पड़ा था अकबर के ऊपर। जब वो शासक बना तो उसने हिंदू शासकों की भी मदद ली थी। वह उसे पता था कि जो राजपूतों की मतलब राजपूत जो थे, अगर हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको इसलिए उन्होंने उसका सपोर्ट लिया और एक अपने दिमाग से काम लिया, और उन्होंने ये राजपूतों की भी सहायता, राजपूतों की भी दोस्ती करके रखा, और उन्होंने अपने शासन को बढ़ाया। इस कारण उसने उन लोगों के साथ संबंध बनाकर विश्वास में रखा। उन्होंने हिंदुओं के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा था, राजपूतों के साथ। रूलर्स द वॉन देयर कॉन्फिडेंस, देयरफॉर द मेंटेन गुड रिलेशन विद द राजपूत रूलर्स एंड वॉन देयर कॉन्फिडेंस। और इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राजपूतों के साथ एक गुड रिलेशन बना के रखा और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और जीत हासिल अपने की। द रूल्स ऑफ द एक्सेप्ट, अब इसमें क्या, जिन्होंने उसकी सत्ता नहीं मानी, हु रूल्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, जिन्होंने उसकी सत्ता को नहीं मानी वो उसके विरुद्ध गए, तो उसमें संघर्ष हुआ, जिसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत ने लंबे समय तक अकबर से टक्कर लिया था, ठीक है। देन है आपका ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। The king was responsible of appointing the successor of kingdom, and it would usually be the oldest son. During the Mughal rule, all the sons would get an equal share of the empire. This kind of hierarchy was implemented during the Humayun reign. After that, rulers conspired against each other for the throne. Brothers would quarrel with one another for the throne, and whoever won ascended the throne of Delhi. अब इसमें क्या है बेटा, जो ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस, जो गद्दी जो ट्रेडिशन चला रहा था, मतलब जो वारिस जो होता था वो उनका हेरिटेज मतलब विरासत में मिलती थी उनकी। गद्दी की जो वारिस, जो गद्दी का जो हकदार होता था वो इनहेरिटेज होता था, वारिस से ही की परंपरा आ गई थी, कि जैसे कि उसके दादा हैं तो फिर उसके पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, इस तरह से ये परंपरा चली आ रही थी। देन इसमें क्या, जो कोई भी शासक जो था वो अपने राज्य का जो उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, इसमें कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, जो उसका जो अपॉइंट करता है, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तराधिकारी होगा। साथ ही जो अधिकतर जो मोस्टली जो उनका जो बड़ा बेटा होता है वही उत्तराधिकारी जो होता है रिस्पॉन्सिबल के रूप में, जो ओल्डेस्ट सन होता है वही रिस्पॉन्सिबल के रूप में नियुक्त किया जाता है, मतलब उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब ये जो रूल थे उसके बदले मुगल शासन में भी सभी पुत्रों में समान भाग से राज्य को बांट दिया जाता था। इस रूल के अकॉर्डिंग मुगल में भी जितने भी बेटे उनको जो भी स्वराज्य है, उनका जो भी साम्राज्य, उसको डिवाइड किया जाता था बराबर भागों में। ये जो प्रक्रिया थी, मतलब ये जो प्रणाली थी, ये हुमायूं के समय से अख्तियार की गई थी, मतलब हुमायूं के टाइम से इसको फॉलो किया गया था। उसके बाद शासन काल में राजगद्दी के लिए अनेक छल प्रपंच भी किए गए थे, क्योंकि सबको आपस में झगड़े हुए थे, छल हुआ था, प्रपंच हुआ था, मतलब धोखाधड़ी, बहुत तरह के डिफरेंस, क्योंकि सबको गद्दी चाहिए होती है ना, इसलिए छल प्रपंच भी किए गए थे। भाइयों के बीच झगड़े भी हुए थे, जिससे सफलता मिलती थी वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। मतलब इस राजगद्दी को पाने के लिए आपस में झगड़े भी हुए, पर जो जीत जाता था उसको ये दिल्ली की राजगद्दी उसको हवाले हो जाती थी। Then Appa should the emperor appoint the eldest son as the ruler of divided the empire among the brothers equally, or should some other arrangement be made? Express your view. राज्य के जो राजा थे वो अपने जो उनका जो एल्डर सन होता था उसी को पुत्र को वो राजा बनाना चाहते थे। फिर यह राज्य को समान बांटों में, या फिर राज्य जो था उसको समान भाग में बांटकर भाइयों को दे देना चाहिए, या अन्य व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह अपने विचार आप बताइए कि क्या करना चाहिए था राजा को उस टाइम में, ये आपको सोच के बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक या राजतंत्र की व्यवस्था, जो भी बोल दीजिए आप, राज्य की जो व्यवस्था थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके,
The Subedari system was implemented during the Mughal period. Akbar divided his kingdom into 15 sections. Each section was known as the Suba or province. The subsection of Suba was called the government and the subsection of government was known as Prangana. The head of each Prangana was called Amir, who would collect the revenue. There were Gram Panchayats in village and the head was known as Patel, Chaudhry, Mukaddam, etc. Thus during that time various executive were appointed. अब इसमें क्या है बेटा, मुगल समय में जो सूबेदारी की जो व्यवस्था थी, सूबेदारी व्यवस्था थी, इसमें अकबर ने अपने राज्य को 15 विभागों में डिवाइड करके रखा था। इसमें 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 प्रत्येक में सूबा या प्रांत होता था, प्रोविंस जो बोलते हो प्रांत होता था, ठीक है, प्रांत के रूप में जाना जाता था। सूबा के जो उप विभाग जो थे, सरकार के जो उप विभाग थे उसको परांगना कहा जाता था। सूबा के उप विभाग को सरकार कहा जाता था और उप विभाग को परांगना कहा जाता था। परांगना से ऊपर क्या था, अमीर था। प्रांगना से ऊपर क्या था, अमीर होता है। आमिर जिसको बोलते हैं आमिर था, वह महसूल के काम करता था। अमीर जो था वो कलेक्ट द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। देयरफॉर ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके अलावा गांव में जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी उसके जो मुखिया थे वो पटेल होते थे, जो पटेल, चौधरी, मकादम सॉरी पटेल, चौधरी, मकादम जैसे जो थे, इनके ये टाइटल होता था जिससे हम पहचानते थे कि ये मुखिया हैं, गांव में पंचायत में शामिल हैं। यानी कि इस समय समाज में इस तरह के पद थे, ठीक है। जो समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी उसमें क्या था, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को बनाने के लिए उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, सूबा और प्रोविंस। सूबा मीन्स सूबा क्या कहलाता था, सूबा वो था जो उप विभाग के सरकार, जिसको सरकारी कामकाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो परांगना थी वो उप विभाग था, ठीक है। देन इसमें जो सबसे ऊपर था जो आमिर होता था, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। उसके अलावा जो गांव में थी ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती थी, इसको मुखिया, पटेल, चौधरी, मकादम जैसे नाम के से जाना जाता था, ठीक है। इस समय इस तरह के पद फॉलो किए जाते थे इस समय। देन आपका नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिम टैक्स वाज नॉट levied, thus there would be huge crowds in the pilgrim center. Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. He regularly organized religious meets in the prayer hall at Sikri. It was also called discussion hall as religious matters were discussed there. Representatives from all religions attended the meeting. The royal court was adorned by scholars. The 9 gems of Akbar's court were Todarmal, the revenue minister, Mani Singh, and the leader of the Daksh army, Abul Fazl, the historian and writer of an Ain Akbari and Akbarnama, Tansen, the famous singer, Mola do Piazza, the clever and jolly courtier, Mahesh Das Birbal, the quick-witted courtier and trickster, Haman, the famous Vadya physician, Faizi, the renowned poet, and Abdul Rahim, the Hindi verse writer. अकबर के समय में राज्य में जो था, अकबर के समय में जो उनका राज्य था वहां पे जो पिलग्रिम टैक्स जो होता था, यानी यात्रा जो कर लिए जाते थे उसको बंद कर दिया गया था। जो पिलग्रिम टैक्स बंद होने के कारण भारत के कुछ जो भी पिलग्रिम सेंटर थे, जो तीर्थल प्लेस थे, वहां पे लोगों की भीड़ बहुत ही रहने लगी थी। तो मुगल वंश के सभी शासकों ने अकबर को एक सहिष्णु उदार शासक भी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने पिलग्रिम टैक्स को बंद करवा दिया था। इसलिए उनको एक बहुत ही उनको बहुत ही सहिष्णु उदार शासक माना जाता था। He was considered to be the most tolerant and benevolent king, यानी कि उनको
एक सहिष्णु और उदार शासक माना जाता था। वह हर शुक्रवार को सिकरी के इबादत खाने में धर्म सभा रखते थे। वो हर एक जो फ्राइडे होता था ना, मुगल रूलर्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज द मीट्स ऑफ द प्रेयर हॉल और सिकरी। वो हमेशा शुक्रवार को सिकरी के जो के हॉल में वो एक धर्म सभा रखते थे। यूं तो यहाँ पर चर्चा होने से उसे चर्चा सभा भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन भी किया जाता था, इसलिए यहाँ पे इसको लोग डिस्कशन हॉल भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की बातों का डिस्कशन किया जाता था। एंड इसी कॉन्फ्रेंस में क्या होता था, इसी सभा में क्या होता था बेटा, साथ ही साथ यहाँ पे सभी धर्म के जो प्रतिनिधि आते थे, सारे लोग मिल एक साथ इकट्ठा होते थे, उनमें बीच में मीटिंग होती थी। उसी समय जो रॉयल कोर्ट के जो एडोर्न जो थे, विद्वान थे अकबर के समय में, जिन स्कॉलर्स, उनकी सभा में सुशोभित होती थी, उनकी जो एक सभा बैठती थी। द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट वेयर, हाँ, और इसमें क्या था, जैसे कि इसमें नौ जो थे, इसमें जेम्स थे जो अकबर की सभा को सुशोभित करते थे, 4 चांद लगा देते थे। जैसे कि महसूल का विशेषज्ञ दीवान टोडरमल, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह, आईने अकबरी की रचयिता इतिहासकार अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। एंड सुप्रसिद्ध फेमस गायक जो थे तानसेन, एंड कुशाग्र बुद्धि वाले और रसिक मुल्ला दोया, एंड विनोदी तुक्के का जनक था हाजिर जवाबी महेश दास बीरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम, सिद्धहस्त कवि फैजी, हिंदी के पद रचयिता अब्दुल रहीम आदि अकबर के दरबार में ये सब नवरत्न के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, थिंग्स टू नो। दीवान कौन होता था? हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो इस तरह देखिए, उस समय जो प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को चलाने के लिए इस तरह के पद की नियुक्ति की जाती थी, इस तरह से पोस्ट दिए जाते थे, जिसका नाम था दीवान में क्या था बेटा? महसूल। दीवान जो था हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एंड बख्शी विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो जो विजिलेंस ऑफिसर था, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करता था। सदर क्या करते थे? विजिलेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशंस, चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा। वो मतलब वो देखते थे कि यहाँ पे धार्मिक से रिलेटेड सभी चीजों को जज करते थे, उनकी देखभाल करते थे, और खाना पहुंचाने का कार्य, चैरिटेबल, ये सभी कार्यभार उनके सदर के ऊपर होता था। काजी कौन होता था? लाइक दिस जज। एंड फौजदार हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार का हेड होता था, ऊपरी अधिकारी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोतवाल द एक्सिक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। ये कोतवाल जो होता था एक एक्सिक्यूटिव ऑफिसर होता था, जो कि कानून की व्यवस्था को देखता था और उसको फॉलो करवाता था। फिर क्या था बेटा? मीरे बहार था कंट्रोल एंड टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट ऑक्ट्री बोर्ड्स एक्सेट्रा। जो मीरे बहार था, वो जो बोर्ड थे उसके ऊपर कलेक्शन करने में, जैसे जहाजों के ऊपर जो होते कलेक्शन होता है, उस पर जो टैक्स लगता था उस पर नियंत्रण करना, प्लस जो दान की वसूली करने वाला कहलाता था। एंड सेनापति कौन था? द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी। वो लीडर होता था रॉयल आर्मी का। द हेड वाज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। शेरशाह ने क्या रिफॉर्म्स किए थे, क्या सुधार किए थे? ठीक है, तो शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years. He introduced many reforms during this short span and is therefore better known as a reformer than a warrior. With Todermal help, he prepared a table for revenue collection based on the type of land and production. Akbar followed the same method for the revenue collection. He removed the toll booths so that there could be free transportation of goods. He constructed roads to increase trade and for the convenience of the pedestrians, among which the famous roads were constructed between Agra and Burhanpur, Agra and Marwar, Lahore and
मौलान। अब शेरशाह ने क्या सुधार किए थे? शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन लगभग 5 years तक रहा था, 5 साल तक रहा था। इस समय में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। शेरशाह एक योद्धा के रूप में भी नहीं बल्कि एक सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है या फिर याद किया जाता है। उन्होंने जमीन के प्रकार और उसके जो जमीन होती थी उसको, उसमें कितने टाइप्स की जो प्रॉपर्टी होते हैं, साथ ही उसके कितना उत्पाद होता है, उसके औसत कितना होगा, जमीन को महसूल कैसे किया जाए, उसका ढांचा कैसे किया जाए, साथ ही साथ टोडरमल की सहायता से तैयार किया उन्होंने कि किस तरह की खेती करवाई जाए, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, कैसी जमीन होने, उस तरह से उसमें उन्होंने जो समय का जो ढांचा था उन्होंने टोडरमल की सहायता से तैयार किया था। शेरशाह की यह महसूल पद्धति जो थी अकबर ने अपनाई थी। उन्होंने जो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो ये काम, जो मतलब इस तरह की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी उसको भी उन्होंने उसको फॉलो किया था अकबर ने भी। राज्य में जो किस तरह से इजिली माल सामान का आयात और निर्यात हो सके, इस पे उन्होंने ध्यान दिया था, किस तरह से उसको आउटगोइंग इनकमिंग की प्रक्रिया को रेगुलर किया जा सके। एंड उन्होंने क्या किया था, साथ ही साथ उन्होंने जगह जगह उन्होंने टोल टैक्स को हटा दिया था। अब व्यापार जो थे बिजनेस को उससे अधिक अधिक ज्यादा, जैसे कि वो अधिक से ज्यादा अधिक हो सके, उसमें बढ़ावा मिल सके बिजनेस में। एंड जो लोग जाते थे उसको भी सुविधा के लिए इसके रास्ते चौड़े करवाए, जो रास्ते में जो टूरिस्ट होते थे उसके लिए उन्होंने रास्ते चौड़े करवाए, रोड का कंस्ट्रक्शन बड़ा बड़ा करवाया, जिसमें आगरा से बुरहानपुर का जो रोड है वो, आगरा से मारवाड़ और लाहौर से मुल्तान, ये सारे रोड जो है बहुत ही फेमस रोड है। एंड ही ऑल्सो प्लांटेड ट्री ऑन बोथ the sides of road and constructed rest houses. He had set up mint house to mint silver coins uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not to harass the villagers or destroy crops while marching. During his reign, Kotwals were responsible for arresting criminals. Sher Shah was himself very active and motivated others too by keeping them busy at war. अब ये जो थे उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने क्या किया था, जो शेरशाह सूरी थे बड़े बड़े रोड बनाए चौड़े लंबे, साथ ही उन्होंने रास्ते के दोनों और बहुत सारे पेड़ भी लगवाए थे। इसके साथ ही उन्होंने रास्ते में होता ना रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउसेस का भी बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने ही सेट अप मिंट हाउस, मिंट सिल्वर कॉइन। इसके अलावा उन्होंने एक मिंट हाउस बनाकर चांदी के एक समान वजन के सिक्के भी बनवाए थे। ठीक है, ही हैड सेट अप अ मिंट हाउस, उन्होंने एक मिंट हाउस बनाया था टू मिंट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म ऑफ द वेट। उसके इन्होंने एक मिंट हाउस बनाया था जिसमें कि चांदी के एक समान वजन के सिक्के से बनवाए थे। शेरशाह ने एक सेना में कड़ा अनुशासन, शेरशाह की जो आर्मी थी उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू किया था। उसने कूच करते हुए सेना के गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही थी। ऐसा नहीं कि कोई भी शेरशाह में जो भी सेना में सम्मिलित है वो गांव वालों को परेशान करे या फिर उनके फसल को नुकसान पहुंचाए, इसकी सख्त मनाही थी। इस पर एक कड़ा रूल था, रेगुलेशन था। उनके शासन में गुनाहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल के जिम्मे होती थी। शेरशाह स्वयं जो थे वो सतत कार्य करके अन्य काम करने को भी शासक को मना करते थे। वो खुद भी सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला शासक माना जाता है। वो खुद भी बहुत मेहनती थी और दूसरों को भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि तुम भी निरंतर अपने कार्य में बिजी रहो और एक अच्छा शासक, मतलब एक अच्छा देशभक्त, मतलब जो भी बनो, एक अच्छे अपने कार्य को अच्छी तरह से निभाओ। वो हमेशा मोटिवेट करते थे दूसरे लोगों को भी। देन आपका नेक्स्ट है चित्तौड़। आपका नेक्स्ट है आपका चित्तौड़। चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी, चित्तौड़ की स्टोरी क्या है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या स्टोरी है? देयर वर अ फ्रीक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन मुगल्स एंड सिसोदिया राजपूत। द करेजियस सिसोदिया राजपूत वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely. Among all the warriors, Maharana Pratap bravery is especially noteworthy among the rules of the Sisodiya dynasty. Maharana Pratap was the one of the fought against Akbar continuously till the end. Since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldi Ghati is considered to be
a landmark battle, Akbar and a huge, well-occupied army with the modern weapons, cannons, gunpowder in sufficient number and artillery, whereas Maharana Pratap had the advantage of his chivalrous Rajput warriors who lived in a forest and were therefore used to fighting wars in hilly area. मुगल शासकों में जो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था। मुगल जो शासक थे उनको सिसोदिया राजपूतों के साथ रोज आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था। जो शूरवीर जो सिसोदिया थे राजपूत मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अकबर के सामने अपराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, जिसे महाराणा प्रताप की वीरता का विशेष रूप से मतलब उनको जाना जाता है, उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। चित्तौड़ के जो सिसोदिया वंश के जो शासकों में जो महाराणा प्रताप थे, जो अकबर के विरुद्ध वो अंत समय तक वो लड़ते ही रहे, पराजित वीर की तरह वो हमेशा ही लड़ते रहे। वो अकबर के खिलाफ उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर मेवाड़ में मुगल सत्ता को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच वो निरंतर युद्ध होता ही रहता था, हमेशा बैटल होता ही रहता था। इसमें जो हल्दी घाटी के मैदान में जो युद्ध हुआ था उसमें एक लैंडमार्क माना जाता था। उस समय अकबर के पास आधुनिक जो उस टाइम की जो प्रेजेंट टाइम में जो भी वेपन्स थे, तोपें थी, गोला बारूद और एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास जो माउंटेन एरिया में रहते थे उन्होंने माउंटेन एरिया का जो सहारा लिया था। उसके बाद उन्होंने शूरवीर राजपूत योद्धा गिरी मालाओं में रहकर युद्ध करने की आदि वनवासी जो थे जो उनकी हेल्प ली थी। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप की 20 से 22 हजार शूरवीर सैनिक लड़ रहे थे। इतनी बड़ी सेना में मोस्टली 20 से 22 हजार ही सैनिक उनके साथ लड़ रहे थे। There were just 22,000 soldiers who fought bravely against a lakh of Mughal soldiers। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि 20 से मुगल की लाखों की सेनाओं के सामने 20 से 25 हजार जो सैनिक थे उनके सामने लड़ रहे थे। In the battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap and his horse Chetak attend martyrdom, and that can never be forgotten. Chetak was specially trained for the battle. In the battlefield, Chetak would move according to Maharana Pratap's commands. When the battle of Haldi Ghati was at its peak, Chetak ascended according to Rana Pratap's instructions and jumped high to reach up to the Mughal Senapati, who was seated on his elephant. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the Howdah. There were many such incidents in the battle of Haldi Ghati which were noteworthy. It is believed that when Maharana Pratap was injured, one of his leaders wore his canopy to distract the Mughal rulers. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are many such incidents about Rana Pratap and Akbar mentioned in history. ओके बेटा, इसमें क्या है, इसमें यह है कि हल्दी घाटी के मैदान में जब इस युद्ध में महाराणा प्रताप और चेतक का घोड़ा जो कि उसको अमर, उसमें चेतक जो होता है महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था, घोड़े को अमर बना दिया था इस युद्ध ने, हल्दी घाटी के युद्ध ने। राणा प्रताप ने चेतक का घोड़ा को प्रशिक्षण देकर इतना तैयार किया था, उनको इतना मतलब उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी चेतक को कि वो अपने मालिक का इशारा पाते ही समझ जाता था कि क्या कह रहा है। रणभूमि में चेतक का घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के साथ ही उसका बर्ताव करता था, देखता था वो क्या एक्शन, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क जो चेतक था वो कार्य करता था। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही पिक पॉइंट पर था। तब राणा प्रताप ने एक इशारे पर चेतक ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के हौंदे की तक टाप रख दिए। जब उसने ये ध्यान देने होगा कि जब लड़ाई थी बहुत ही पिक स्टेज पे थी, तो उन्होंने वो जो थे राणा प्रताप थे वो घायल हो गए थे, तो उनके बस एक इशारे से चेतक ने क्या किया,
एक ऊंची छलांग लगाकर सेनापति के हाथी के हौदे तक अपने टाप रख, मतलब जैसे लगा कि एक हाथी के समान उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई। राणा के भाले से वार किया, किंतु हाथी के ऊपर के जो हौदे होते हैं ना, सेनापति ने बचा लिया। हाथी के ऊपर एक लगा रहता है, उसने उसको सेनापति को बचा लिया। ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है जो कि चेतक ने राणा प्रताप के इशारे पे किया था। ऐसे अनेक युद्ध का वर्णन है हल्दी घाटी से जुड़े हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप घिर गए थे, तब एक सरदार के घायल राणा प्रताप का छत्र अपने सर पर रखकर मुगल सैनिकों को भरमाया था। घायल राणा प्रताप को उनके अश्व, जो उनका घोड़ा था और चेतक, वो रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया था। ऐसी अनेक बातें जो राणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई हैं, इतिहास में इसके बारे में मेंशन किया गया है। Maharana Pratap lost the battle against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. Rana Pratap formed the army again with the help of Bhama Shah, a Jain trader who helped him financially, and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार गई, किंतु पर वो हिम्मत नहीं हारे। राणा प्रताप, उनकी हिम्मत अडिग रही। वे जंगलों में भटके, उन्होंने अनेक मुश्किलों का सामना किया, किंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे मुगलों के विरुद्ध हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, जैसे उन्होंने जैन व्यापारी जो थे, अब भामा शाह की आर्थिक हेल्प भी उन्होंने, इकोनॉमी मतलब उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल उन्होंने उसे सपोर्ट लिया। राणा प्रताप ने सैन्य, अपनी जो आर्मी शक्ति, आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया, उसको एक साथ एकत्रित किया और फिर से वो मुगल से लड़े। चित्तौड़ के सिवाय सभी किले जीत लिए थे मुगलों ने। जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं, तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं की प्रतिज्ञा जीवन के अंत तक उन्होंने निभाई थी कि उनको चित्तौड़ का किला वापस अपने उसमें लेना था। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी राणा प्रताप ने कि जब तक वो चित्तौड़ का किला नहीं जीतेंगे, तब तक वो सोएंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नाउ एंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, बाय बाय।